हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो देखिए, पहली बात कि जियोमॉर्फिक स्केल इज़ अ सिग्निफिकेंट पैरामीटर इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एंड लैंडफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जियोमॉर्फिक सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जियोमॉर्फिक स्केल जो है वो एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि किस प्रकार से लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हुआ और लैंडफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ पे जो स्थलाकृतियाँ हैं किसी जगह, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, इसको समझने के लिए एक हमें सही एक उचित जियोमॉर्फिक स्केल लेना होता है। ठीक है। और लैंडस्केप जो है वो एक समय और स्पेस का फंक्शन है, मतलब लैंडस्केप इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब देखिए, इसमें दो बातें होती हैं, एक तो पोस्ट डिक्शन और एक प्रेडिक्शन। तो पोस्ट डिक्शन में हम ये पता करते हैं कि आज के जो लैंडफॉर्म हैं उनसे हम, और आज की जो प्रोसेसेस हैं उनके साथ जो उनकी अंतःक्रिया है, जो इंटरेक्शन है, उसे देख के हम पता करते हैं कि अतीत में या इस पर्टिकुलर टाइम स्पान के पहले किस प्रकार से वहाँ लैंडफॉर्म रहा होगा और किस प्रकार की प्रोसेसेस वहाँ पे ऑपरेट होती होंगी। ये होता है पोस्ट डिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब आज के लैंडफॉर्म और प्रोसेसेस को देख के फ्यूचर का बताना। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम सुटेबल जियोमॉर्फिक स्केल के साथ जान सकते हैं। तो देखिए, जियोमॉर्फिक स्केल जो है वो दो प्रकार की है, एक टाइम स्केल है, एक स्पेशियल स्केल है। मतलब टाइम यानी टेम्पोरल, कितना उसका स्पान हुआ, मतलब कितना समय गया, कितने समय में क्या से क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ। और स्पेशियल स्केल का मतलब यह है कि कितने एरिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हम कितना बड़ा क्षेत्र ले रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम पूरी अगर गंगा वैली को ले रहे हैं, मतलब जहाँ गोमुख से लेकर गंगा सागर तक, या जहाँ भी गंगा का डेल्टा है, जहाँ वो मिलती है समुद्र में, वहाँ तक, तो उस पूरी यूनिट में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें हमारे लिए अप्रोप्रिएट मॉडल क्या होगा, डेविस का साइक्लिक थ्योरी ऑफ इरोजन। और जो समय होगा वो बहुत ही लंबा, वो साइक्लिक टाइम होगा। आगे हम बता रहे हैं साइक्लिक टाइम मतलब वो मिलियंस ऑफ ईयर होता है। तो उसमें जाकर वो परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होंगे। जबकि हम बहुत छोटा एरिया अगर लेते हैं, मतलब हमारा जो स्पेशियल यूनिट जो हम लोग लें वो बहुत ही छोटा हो, जैसे किसी एक टाउन एरिया का लें, तो वहाँ पे हम दूसरे ढंग की प्रोसेसेस देखेंगे और जो लोकलाइज्ड होंगी। ठीक है। अब देखिए, एक यूनिट लेने पर, मतलब कोई भी एक प्रकार का स्केल लेने पर जो हम कंक्लूजन्स डिराइव करते हैं वो दूसरे स्केल्स पे लागू नहीं हो पाता, क्योंकि जो डोमिनेंट वेरिएबल्स हैं वो बदल जाते हैं। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के जो डोमिनेंट फैक्टर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे हमने गंगा वैली का उदाहरण दिया था, तो मैक्रो टेम्पो मैक्रो टेम्पोरल स्केल पे अगर हम लोग ले रहे हैं तो वहाँ साइक्लिक टाइम उचित यूनिट होती है। साइक्लिक टाइम में मिलियंस ऑफ ईयर वाला फ्रेमवर्क होता है कि कितने मिलियन ऑफ ईयर में क्या से क्या हुआ। अब मेसो टेम्पोरल स्केल, ये ग्रेडेड टाइम, मतलब हम उससे कुछ छोटा एरिया अगर लेते हैं तो वहाँ पे ग्रेडेड टाइम लिया जाता है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर में काउंटिंग करता है। माइक्रो टेम्पोरल स्केल और जो छोटा यूनिट है और जो छोटा एरिया है, वहाँ पे हम देखें तो हमें स्टेडी टाइम लेना होता है। स्टेडी टाइम जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर में मेज़र करता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कहते हैं यहाँ पे, केजी ग्रेगोरी ने ये दिया था कि जियोमॉर्फोलॉजिकल इक्वेशन अगर हम बनाएं तो F इक्वल टू स्मॉल f PM dt, यानी मॉर्फोलॉजी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस ऑन मटेरियल्स ओवर टाइम। ठीक है। तो अब ये समझने की बात है कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनाने के लिए अच्छे से चीज़ों को समझिए। तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है कि फॉर्म ऑफ अर्थ सरफेस और लैंडफॉर्म, किस प्रकार से अर्थ सरफेस या लैंडफॉर्म की वहाँ पे फॉर्म है, किस प्रकार से वो दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रोसेसेस का मतलब है जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो कि वीदरिंग, विंड, वाटर, आइस, इरोजन या डिपोजिशन से संबंधित हैं, या मास मूवमेंट, ये सब प्रोसेसेस हैं। ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि प्रोसेसेस में यहाँ एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस की बात की गई है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो ग्रेगरी द्वारा दिया गया है। और मटेरियल्स यानी जियो मटेरियल, तो उसमें रॉक, सॉइल या सुपरफिशियल डिपॉजिट्स अपॉन विच प्रोसेसेस ऑपरेट, मतलब रॉक, सॉइल या जो भी वहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं और उनके ऊपर जो ये प्रोसेस ऑपरेट हो रही हैं वो मटेरियल्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखिए, जो मॉर्फोलॉजी है किसी रीजन की, वो वहाँ पे प्रोसेसेस का मटेरियल्स के ऊपर, और ओवर टाइम ये फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऑफ प्रोसेसेस ऑन मटेरियल ओवर टाइम। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन इज़ मोर कॉमन दैन सिंप्लिसिटी। ये WD थानबरी का है। मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा कॉमन है, मतलब कोई भी अगर आप लैंडफॉर्म देखेंगे तो वो उतना सिंपल आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि किस, जैसे फ्लूवियल है मतलब केवल वाटर इरोजन के कारण बना है, या ग्लेशियर है केवल ग्लेशियल इरोजन या डिपोजिशन के कारण बना है। उसमें कई प्रोसेसेस और कई सारे फैक्टर्स ऑपरेट होते हैं एक साथ। जैसे कोई मोनोफैक्टर लैंडफॉर्म हो कई, जबकि पॉलीफैक्टर लैंडफॉर्म जो है हम लोग वास्तविकता में देखते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वहाँ डोमिनेंट हो रही है, या क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है। तो जैसा कि हमने उदाहरण पहले भी आपको दिया था, इसके कई उदाहरण बताए थे। तो कोई भी रॉक फिजिकल वीदरिंग के लिए अलग तरह से उसके लिए रेजिस्टेंट होती है, और केमिकल वीदरिंग के लिए वही रॉक हो सकता है रेजिस्टेंट ना हो, ठीक है। तो ये कई फैक्टर्स हो जाते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स वहाँ महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि क्लाइमेट ही डिटरमाइन करती है कि फिजिकल वीदरिंग ज़्यादा डोमिनेंट होगी या केमिकल वीदरिंग, और किस प्रकार की रॉक पे किस प्रकार से ऑपरेशन होगा। अब वेजिटल कवर, वहाँ जो वेजिटल कवर है, जो वनस्पतियाँ हैं, वो किस प्रकार से उसको अफेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हिली एरियाज़ हैं, अगर वो पूरी तरह वनस्पतियों से ढके होते हैं तो वहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो मास मूवमेंट को रजिस्ट करती हैं, ठीक है, वीदरिंग को भी रोकती हैं। थोड़ी बहुत वीदरिंग होती है, लेकिन बहुत सारी वीदरिंग को वो रोकती भी हैं, ठीक है, उनको डिटर करती हैं। या इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट को हम ले लें तो वहाँ वेजिटल कवर जो है वो बहुत ही डोमिनेंट भूमिका निभाता है। अगर उस कवर को हटा दिया जाए तो वहाँ बड़े पैमाने पे इरोजन हो जाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन इंटरफेरेंसेस किस प्रकार से हैं? अब ह्यूमन इंटरफेरेंसेस जैसे मतलब अब कहीं की आप बात ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मेघालय प्लेट्यू की हम बात कर लें, हम उत्तराखंड की बात कर लें। अब उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अभी हाल में रिपोर्ट्स में देखा गया था, मतलब थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर जो है पिछले 20 साल में फॉरेस्ट फायर्स के कारण जल गया। तो ये ह्यूमन इंटरफेरेंसेस के कारण फॉरेस्ट फायर की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इसी प्रकार मेघालय प्लेट्यू में जो वहाँ वेजिटल कवर हटा दिया लोगों ने, तो उसके बाद वो बिल्कुल अनुत्पादक क्षेत्र बनता जा रहा है। वहाँ सॉइल इरोजन की बहुत बड़ी समस्या बन गई है, ठीक है। अब सिंपल लैंडस्केप वर्सेस कंपाउंड लैंडस्केप, इसका मतलब ये है कि सिंपल लैंडस्केप जो कि केवल एक प्रोसेस से बन जाए, सिंपली बन जाए, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस ऑपरेट ना करें, जबकि कंपाउंड लैंडस्केप है जिसमें कई प्रोसेसेस हैं। जैसे प्लिस्टोसीन्स एरा का अगर हम देखें, प्लिस्टोसीन पीरियड का अगर हम देखें लैंडफॉर्म्स, तो वहाँ पे ग्लेशियर डिपॉजिट्स भी हैं, वहीं फ्लूवियल डिपॉजिट्स भी हैं। वो कहीं ग्लेशियर मिलता है, कहीं फ्लूवियल मिलता है, कहीं उनकी मिक्सिंग मिलती है, तो कंपाउंड लैंडस्केप फॉर्म हुआ है। अब मोनोसाइक्लिक लैंडस्केप और पॉलीसाइक्लिक लैंडस्केप, मोनोसाइकिल मतलब एक साइकिल ऑफ इरोजन में जो बन जाए, लेकिन हम देखते हैं वास्तविकता में पॉलीसाइक्लिक लैंडस्केप हमको ज़्यादा मिलते हैं, जैसे नर्मदा नदी का भेड़ा घाट या दामोदर वैली, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ की मतलब कई साइकिल ऑफ इरोजन हो चुकी हैं, एक बार पेनेप्लेनेशन हुआ, फिर अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर पेनेप्लेनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉलीसाइक्लिक लैंडस्केप है। तो इस प्रकार आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा। अगर आप कहेंगे तो हर एक चीज़ को मैं और डिटेल में बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।